जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि कल आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई थी जिसमें का नाम था बजट। यानी बजट के नाम से आपको एक क्लास मैंने प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी का आज हम बजट का भाग 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए हम आज बजट भाग 2 की बात करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इस भाग को देखने से पहले आप पहला भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर ध्यान दे लेना उसमें, ठीक है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप इन क्लासों में अपना समय देंगे, आपका एक भी मिनट उम्मीद करते हैं अनावश्यक गया ये आपको एनालाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम बजट की बात करते हैं जिसकी पृष्ठभूमि कल हो गई थी, काफी हद तक हो भी चुका था। आज उसका भाग 2 के अंतर्गत और आगे हम जोड़ते हैं। देखिए, बजट बजट 2023 जिसे आप जानते हैं, कल मैंने सिखाया था कि बजट 2023 के विषय में क्या क्या बातें हुई थी। मैंने कल आपसे सवाल कहा था कि जो बजट है, बजट को सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था, तो हम कहेंगे ब्रिटिश भारत में, या सबसे पहले भारत में सन 1860 में जॉन विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। उसी तरह से हम आजाद भारत की बात करेंगे तो आजाद भारत में आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा सन 1947 में प्रस्तुत किया गया था। और गणतंत्र भारत का यानी अर्थात 1950 में देश का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा जॉन मथाई। पूछा जाए सबसे ज्यादा बार किस महिला ने बजट प्रस्तुत किया? आंसर होगा श्रीमती रमण जी, अर्थात श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो वर्तमान में आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी आप सबकी समझते हैं। सबसे ज्यादा बार इन्हीं का आंसर हो जाएगा। आपसे सवाल ये पूछता है कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में रही प्रथम महिला ने किसने बजट प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। आपसे पूछा जाए पहली बार किस महिला ने बजट प्रस्तुत किया, तब आंसर हो जाएगा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय जो है कार्यवाहक वित्त मंत्री हुआ करती थी, समझ जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि प्रथम सबसे ज्यादा देश में बजट प्रस्तुत किसने किया, तब आंसर आ जाता है मोरारजी देसाई, कुल मिलाकर के 10 बार, ठीक है। और आगे मैंने बहुत सारी बात कर ली थी, अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया था अमृतकाल। अमृतकाल क्या है, ये सारी जानकारी पिछली क्लास में हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। ये जो अमृतकाल है, अमृतकाल में कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि अर्थात अमृतकाल क्या है, तो यही 2022 से लेकर 2047 तक का जो समय है ये अमृतकाल कहलाता है, अर्थात 25 वर्ष का समय। क्योंकि हम जानते हैं 2047 में हम देश में 100 वर्ष की जो है आजादी मनाएंगे, आप जानते हैं। तो इसलिए इसी के अंतर्गत 25 वर्षों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, हमें क्या क्या अचीव करना है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन पे विशेष बल दिया गया है 25 वर्षों के दौरान। तो वही है, कहा गया अमृतकाल में जीवन के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमृतकाल में कितने बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आंसर आपको हो जाएगा 3, ठीक है। उनमें से कौन है, तो देखिए अमृतकाल का विजन कौन कौन, तो पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों के लिए अवसर। कहने का अभिप्राय यह है, पहला भाग कि जो हम ध्यान में किसको रखेंगे, युवा वर्ग को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दुनिया में आने वाला जो समय है 2030 में भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा वाला देश बन जाएगा। कौन? दुनिया के सबसे अधिक युवा वाला देश बन जाएगा भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भारत युवाओं को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है भारत में, इस पर विशेष बल दिया गया है। आप ये भी जान लीजिए, युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति होती, चाहे परिवार हो या देश, अगर इसको सही से यूटिलाइज अगर किया गया तो आप समझ सकते हैं, वो परिवार हो या देश, वो महाशक्ति बनने में उसे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आप समझिए जाइए, युवा पीढ़ी जो होती है ये परमाणु बम के जैसे कार्य करती है। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में क्या है, ये शायद देखा जाए उसका एक परिवर्तित रूप है, नतीजा है, ठीक है। आप समझिए, तो वही कहा गया है कि युवा वर्ग को हम कैसे कार्य
देंगे, अर्थात इस पे हम क्या क्या ध्यान देंगे, ये सारी बातें की गई हैं। कब तक? अगले 25 वर्षों में। अगला कहा गया है रोजगार सृजन में वृद्धि, यानी हम कौन कौन से ऐसे कृत्य करें कि रोजगार में सृजन हो। जाहिर सी बात, जब 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा वाला देश होगा भारत, तो जाहिर सी बात है रोजगार हम व्यवस्थित करेंगे, तभी तो हम अपने युवा वर्ग को स्थान पाएंगे, अर्थात युवा वर्ग को देखा जाए राष्ट्र निर्माण में ये जो है अपनी सहभागिता निभा पाएगा। आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया, रोजगार सृजन में वृद्धि, यानी हम ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे रोजगार सृजन हो सके। जिससे आप जानते हैं जो है एक होता है इन्वेस्टर समिट, ठीक है। तो फॉरेन जो है क्या कहते हैं इसमें, फॉरेन यानी विदेश के और भारत के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं लखनऊ में संपन्न हुआ। तो इसलिए आप जानते हैं इन सब चीजों के लिए क्या होता है, रोजगार सृजन के अवसर तलाश करना, ठीक है। ये सब चीजें। तीसरा मुख्य बिंदु है सुदृढ़ व स्थिर बृहद वातावरण। सुदृढ़ मतलब बेहतरीन, स्थिर वातावरण यानी ऐसे वातावरण का हम निर्माण करेंगे जिससे हमारा एनवायरमेंट हो या कुछ भी अन्य सब कुछ व्यवस्थित रूप से बन सके। ये क्या है, पूरे बजट का सार है। अब इसमें युवाओं को हम किस प्रकार से कैसे कैसे व्यवस्थित करेंगे वो आगे देखना है, पूरा हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। रोजगार के सृजन कैसे करना है ये भी देखना है। सुदृढ़ व स्थिर बृहत वातावरण कैसे करना है, एक प्रकार समझिए पूरी तरह से इन्वायरमेंट प्रदूषण मुक्त हो सके। जैसे हमारा भारत का लक्ष्य है कि हम नेट जीरो कर पाएंगे 2070 तक, यानी 2070 तक मेरा लक्ष्य है कि हम अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर सके, जिसे हम कहा जाता है नेट जीरो, ठीक है। अर्थात प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है 2070, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। आइए इनकी हम बात करते हैं, इनको हम बृहद रूप से अभी सीखते हैं। ये 3 पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आजाद भारत के @100 वर्ष पूर्ण होने तक, यानी अब दूसरी बात क्या है कि 100 वर्ष पूरा होने पर किन किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, ये तो है बिंदुओं की बात। अब किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही है तो आप जानिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि ये हो ही सके, जो बातें होती हैं जरूरी नहीं कि वो हो ही सके जिनकी बात की जाए, लेकिन जो लक्ष्य अचीव करना है ज्यादातर सकारात्मक पक्ष में होता है कि वो हमें अचीव कर लेना होगा, क्योंकि बहुत ही एनालाइज करने के बाद हम अपने लक्ष्य के या टारगेट को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है कि 100 वर्ष पूरे होने तक हमें किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रबल आवश्यकता है। तो पहला है कहा गया महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी महिलाएं जो हैं हमारे देश में महिलाएं हैं, इनको हम विशेष रूप से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण इनका किया जा सके, इस पर फोकस करना है। दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये क्या है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो पारंपरिक शिल्पकार होते हैं इन्हें विश्वकर्मा कौशल सम्मान के अंतर्गत रखा गया है। तो पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है कि बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा पारंपरिक शिल्पकारों से, ठीक है। पारंपरिक शिल्पकारों से, पारंपरिक शिल्पकार क्या होते हैं, पारंपरिक शिल्पकार का मतलब ऐसे लोग जो जैसे स्कल्पचर होते हैं पेशे से, तो ऐसे लोग हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के लोगों के पास बहुत भयंकर रूप से क्या है स्किल भरी हुई है, लेकिन वह स्किल के चलते उनके पास वित्तीय समावेशन की क्षमता नहीं होती है कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो हम अपनी कौशलता को निखार नहीं पाते हैं। इन्हीं सभी चीजों के चलते कुछ काम किए गए हैं और कहा गया है कि हम पहली बात इन पर ध्यान देंगे, जैसे देश में जो मूर्ति कला है आदि चीजों को वैश्विक स्तर पर हम पहुंचा सके। इसमें कौन शामिल है, यानी इनको जो है इन्हीं को कहा गया है विश्वकर्मा। बात समझ पा रहे हैं, अर्थात मूर्तिकार जो होते हैं या अन्य जैसे मूर्तिकार है ठठेरा अर्थात बर्तन बनाने वाले, तो ये सभी जो होते हैं इन्हीं क्या कहा गया विश्वकर्मा। अब विश्वकर्मा जैसे मान लीजिए आप हैं, आप बर्तन में बहुत बेहतरीन नक्काशी कर लेते हैं, लेकिन अब बात यह है नक्काशी करने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है। संसाधन क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास वित्तीय समस्या है। तो वित्तीय समस्या है तो गवर्नमेंट इनके लिए आपको वित्तीय सहायता करेगी, जिससे आपके पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो आप जाहिर सी बात बेहतर कर पाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के जो है पीतल नगरी के नाम से जो फेमस है, वहां के एक व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है, आप जानते हैं क्या,
जो है पद्म भूषण शायद दिया गया है, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो पद्मश्री दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्मश्री, आप जानते हैं, जो कि लगभग 7-8 लोगों को टोटल दिया गया है पद्म सम्मान, जिनमें से 7 लोगों को दिया गया है पद्मश्री और 1 लोग को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। देखो यह है विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा सम्मान में इसके अंतर्गत जो लोग हैं इनको वित्तीय समर्थन दिया जाएगा, यानी आपको अगर पैसे की समस्या, चलिए आपके पैसों की समस्या हम दूर करते हैं। कौशल विकास, अगर आपके पास थोड़ी स्किल है और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कौशल विकास के अंतर्गत आपके स्किल को और डेवलप किया जाएगा। बात समझ सकते हैं। बाजार, अब बताइए आप जैसे मान लीजिए बर्तन में नक्काशी करके बर्तनों को आपने बहुत बेहतर बना दिया, लेकिन अब बताइए जब सब कुछ है, सबके पास है, तो कौन खरीदेगा? तो इसके लिए अलग अलग मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मार्केट उपलब्ध कराना, ठीक है। और यह है डिजिटल रूप से साक्षर करना। अब जरा बताइए, जैसे आपने कोई वस्तु बना डाला, मान लीजिए बहुत बड़ी अच्छी सी मूर्ति आपने बना डाला किसी की, वह मूर्ति मान लीजिए आपको बेचना है, जा करके आपको बेचना है, आप जो है मान लीजिए जर्मनी में बेचना चाहते हैं, अब जर्मनी में बेचने लिए क्या जाओगे? जाओगे क्या? नहीं। तो इसके लिए डिजिटलीकृत करना अर्थात डिजिटल रूप से साक्षर करना, किसको? विश्वकर्माओं को, ठीक है। विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? जो पारंपरिक शिल्पकार होते हैं, इन्हें कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात समझ में आई होगी कि क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, समझ जाएंगे। और इसका पूरा नाम होता है, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, विकास का पूरा नाम क्या होता है? विकास का मतलब ये विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से VI ले लिया गया, के से कौशल ले लिया गया, और कौशल से के ले लिया गया, और सम्मान, ठीक है, सम्मान से S ले लिया गया, तो ये हो गया प्रधानमंत्री विकास योजना। समझ जाएंगे किससे संबंधित है? पारंपरिक शिल्पकारों से संबंधित है। कोई समस्या? ठीक है, ये हो गया। तीसरे बिंदु पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है पर्यावरण पर, सॉरी पर्यटन पर। किस पर? पर्यटन पर ध्यान देना है। अब पर्यटन का मतलब कैसे? जैसे आप समझ सकते हैं, देश में अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं, इनको इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि हमारे देश के विभिन्न प्रकार के व्यक्ति क्या करें, इनमें आए जाएं, और जब जाएंगे जाहिर सी बात वहां पर कुछ ना कुछ तक बिजनेस डेवलप होगा। जैसे इसी के अंतर्गत अभी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे विकसित करना होगा। तो कैसे विकसित करना होगा, इसके लिए एक योजना चलाई गई है, जाने अपना देश। क्या? जाने अपना देश। जैसे इसका मतलब है कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं, तो ठीक है, स्विट्जरलैंड हमारे भारत में भी तो है, उससे बाहर जाने से बेहतर है आप भारत ही घूम लीजिए, ठीक है। तो वही जाने अपना देश, यह योजना चलाएगी, और भी बहुत सारी चीजें जो अभी हम बाद में बात करते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। अब ये बताइए पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कहा जाए पर्यटन पर मान लीजिए आप कहीं पर भी है, जैसे हमारे यहाँ रायबरेली में शहीद स्मारक बहुत ही फेमस जगह है, आप यहाँ पर आते हैं तो जरा बताइए, जब लोगों की संख्या अधिक होगी, जाहिर सी बात यहाँ पर टिकिया है, बतासे हैं, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, बेचने वालों की। जब ये होगा तो इनके पास पैसा आएगा तो आप समझ सकते हैं जमीन वहीं पर सरकारी होती है, और वह सरकारी जमीन पर दुकान लगाने के लिए आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कर देंगे, जो कर देंगे तो अंतिम रूप से फायदा किसका हुआ? सरकार का। और वही सरकार को वही पैसा जो अधिकतम इकट्ठा हुआ, तो वही पैसा सोच करके देखिए, शायद पर्यटन जो अनावश्यक पड़ी रहती जमीन, उससे से कुछ इन्वेस्ट हो, पैसा आने लगेगा, तो वही व्यवस्थित उठा करके पैसा, मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में लगा दिया, रोडें अच्छी हो गई, तो जिस रोड में मान लीजिए 10 ट्रक डेली गुजरते थे और प्रत्येक से मान लीजिए 100 रुपए चलता था, तो करीब 1000 रुपए गवर्नमेंट को मिलता था। लेकिन रोड खराब होने के चलते इसमें 2 ही आ पा रहे हैं, जहां 1000 है वहां पर 2 ही 100 मिल पा रहा है। लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया तो अब 10 की जगह 15 चलने लगे, तो बताइए फायदा नहीं हुआ? इसको चल करके ये जो परिवहन विभाग है, यहाँ से यानी रोडवे विभाग यहाँ से कुछ क्या करेंगे, जो पैसा इकट्ठा हुआ अलग क्षेत्रों में निवेश कर देंगे। इसी हिसाब से देश में अलग अलग चीजें जो है रोजगार के अवसर और अन्य चीजें भी डेवलप होंगी, ठीक है। इसके वजह से देश क्या होगा, आप समझ सकते हैं कितना बेहतर बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है।
और हरित विकास का मतलब जैसे कहा गया हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित भवन, ठीक है, इनकी सबकी हम पूरी बात अभी करते हैं। इतना जानिए, हरित खेती का मतलब लाभकारी खेती। जैसे आज हम खेती करते हैं, क्या लाभकारी खेती करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे जमीन लगातार बैरल होती जा रही है। इन सब चीजों से बचने के लिए, अर्थात समझ सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से भूमिका किसकी? सिक्किम की आती है। ठीक है, सिक्किम को आप समझे तो आप समझ जाइए, यही पूरी तरह से ध्यान देना होगा। इनकी सारी बातें हम अभी आगे करते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपसे एक सवाल है कि बताइए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने पीतल निर्मित एक घड़ा किस देश को अभी हाल ही में उपहार स्वरूप में दिया है? आपको कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस। ये है ऑप्शन। ठीक है, ये आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। अभी आगे हम पूर्ण रूप से इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, कहा गया है बजट की प्राथमिकताएं, यानी बजट की जो है, बजट में कितने क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है। यानी जो बजट है, बजट में, यानी अब का जो बजट है, अभी तक मैंने जो बात किया वो लक्ष्य की बात है, अमृतकाल की। अब ये जो बात करने जा रहे हैं, ये इस प्रकार जो इस बार जो बजट पास हुआ है, इसमें किन किन क्षेत्रों में बात की गई है, प्राथमिकता किसको दी गई है। तो इसमें पहली प्राथमिकता क्या है? तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से कुल मिला के प्राथमिकता इस बजट 2023-24 में कितने बिंदुओं पर मुख्य रूप से प्राथमिकता दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 7। पहला सवाल, ठीक है, 7। और बताइए, अमृतकाल के दौरान 25 वर्षों में हमें कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अचीव करना है? तो आंसर हो जाएगा 3। उसी तरह से यहां पर इस बजट में कितने क्षेत्रों पर हमें बात की गई, हमने बात की है, तो आंसर हो जाएगा 7। कितना? 7। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वनडे के लिए। ठीक है, और देखिए वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक एक समझना बेहतरीन। समावेशी विकास, ये समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास, आप ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, इतना जानिए। समावेशी विकास, समावेशी विकास के अंतर्गत क्या है? यानी जो है विकास करना विशेष प्रकार से। तो किन किन क्षेत्रों में? इनके समावेशी विकास के अंतर्गत 3 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समावेशी विकास के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आंसर एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इनके अतिरिक्त जो आएगा वही होगा। ध्यान रखना होगा। तो कितने क्षेत्रों में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, समावेशी विकास के अंतर्गत एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का है तो कृषि, ठीक है, हेल्थ है यानी स्वास्थ्य, ठीक है, और शिक्षा अर्थात एजुकेशन। अभी हम बाद में बात करेंगे इन पर पूरी तरह से, एक तरफ से कि एग्रीकल्चर पर कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन पर कैसे, शिक्षा पर कैसे, मतलब एजुकेशन और हेल्थ पर किस प्रकार से हम किन किन क्षेत्रों में बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे इसको हम विकसित कर सकते हैं, तब हम एक जो है सर्वोच्चता के शिखर को छूने की ओर हम पहुंच सके, अर्थात हमारा देश एक समृद्ध राज्य बन सके। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, ठीक है, समावेशी विकास के अंतर्गत। दूसरा है अवसंरचना। क्या? अवसंरचना व निवेश। अब ये अवसंरचना क्या है, तो अभी हम बाद में देखते हैं, नाम देख लेते हैं, क्या ना। तो कौन कौन सा है? तीसरा है अंतिम छोर तक पहुंच। अंतिम छोर तक पहुंच का अभिप्राय क्या है? मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर योजना निकाली जाती है, तो यह योजना अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए, अर्थात देश में हर एक स्तर पर बैठे हुए अंतिम नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था अंत्योदय की व्यवस्था क्या थी, है ना, और उसके बाद सर्वोदय का सिद्धांत क्या था, मैंने कल आपको सिखाया था। सर्वोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है, आप बताइएगा, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? ध्यान रखेंगे, 2 ऑप्शन है। तो हो गया अंतिम छोर तक पहुंच। दूसरा है युवा शक्ति। युवा शक्ति को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैंने पीछे भी बताया है, वही है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र को बेहतर बनाना। हरित विकास, हरित विकास का मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से, ठीक है, और क्षमता को उभारना, यानी क्षमता को उभारना मतलब आपके पास जो भी स्किल है उसको किस प्रकार से निखारा जा सके। क्योंकि आपको ये तो पता है कि अगर 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी, युवा आबादी वाला देश बन जाएगा भारत, और आप समझ सकते हैं सबको तो नौकरी देना पॉसिबल है नहीं, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए नए नए अवसर रोजगार के तलाशने होंगे, जिससे युवाओं को नौकरियां मिल सके, और देश में जो युवा वर्ग है यह अधिक से अधिक नौकर से ज्यादा बेहतर है मालिक
भी बन सके, जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम एक एक की बात करते हैं। ठीक है, एक एक प्राथमिकताओं की हम बात कर लेते हैं बेहतरीन रूप से कि कौन कैसे क्या किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दें। जैसे देखते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया कि 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें से एक समावेशी विकास है। समावेशी विकास के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर मुख्य रूप से ध्यान दिए हैं। तो आइए एग्रीकल्चर में किन किन क्षेत्रों पर हम ध्यान दिए, तो कैसे एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या क्या इसमें किया गया है, तो इस पे विशेष रूप से बल दिया गया है। पहला कहा गया कि जो है यह प्राथमिकता, यानी जो प्राथमिकता दी गई उनमें से पहली प्राथमिकता जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन है। अब एग्रीकल्चर को भी कैसे, देखिए एग्रीकल्चर एवं एग्रीकल्चर में कृषि एवं सहकारिता, कृषि एवं सहकारिता, इसमें क्या क्या किया गया है, तो कृषि एवं सहकारिता के अधिकार क्षेत्र में लगभग 3 मुख्य बिंदु है जिन पर ध्यान दिया गया है। कितने? 3। तो पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कृषि एवं सहकारिता, ये मुख्य पॉइंट है। ठीक है, इसमें कृषि वर्धक नीति की स्थापना, ये कृषि वर्धक नीति की स्थापना, इसका मतलब क्या है, यानी कृषि वर्धक नीति स्थापना अर्थात एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। कृषि वर्धक नीति की स्थापना ये क्या है, यानी कृषि वर्धक नीति यानी कृषि के लिए विशेष प्रकार से जो नीतियां व्यवस्थित की गई जिससे बहुत सारी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके कृषि के क्षेत्र में। देखिए जैसे क्या, जैसे कहा गया युवा उद्यमी, क्या यानी कृषि वर्धक नीति की स्थापना की गई, इसमें की जाएगी, इसमें युवा उद्यमी यानी युवाओं के लिए जो उद्यम, एकदम यानी कर्म यानी कार्य क्षेत्र जो युवाओं के लिए इसमें जो है शुरू किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर, उन पर विशेष ध्यान दिया गया। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना है। तो इसमें देखिए कहा गया ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या क्या ध्यान देना होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा वर्ग रहते हैं युवाओं के लिए जैसे एग्रीकल्चर स्टार्टअप, क्या एग्रीकल्चर स्टार्टअप में प्रोत्साहन निधि, क्या एग्रीकल्चर स्टार्टअप में प्रोत्साहन निधि, इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब खेती, हाँ खेती। ठीक है, खेती के द्वारा यानी जो उत्पाद तैयार करके विशेष प्रकार से तैयार किए जाते हैं उनमें आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। मार्केट गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी, उसकी मार्केट किस प्रकार से व्यवस्थित करना है मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। वित्तीय समावेशन विकास करेगी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत कहा गया एग्रीकल्चर स्टार्टअप यानी खेती के क्षेत्र में प्रोत्साहन निधि देगी। इसके अंतर्गत क्या है, कृषि उत्पादक, इसका मतलब ये है, जैसे देखिए कहा गया खेती के क्षेत्र में, जैसे समझिए एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे कहा गया आलू, क्या आलू मान लीजिए बना दिया गया, उगा लिया गया, आलू उगाया गया, आलू उगाया गया जब हमारे पास अर्थात किसान के पास जानते हैं आलू नहीं होता है, तो वही आलू कीमत करीब 30 रुपए किलो बिकती है, 40 रुपए किलो तक पहुंच जाती है, कहीं कहीं तो 50 में भी पहुंच जाती है। लेकिन अब जैसे प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए किसानों के यहाँ आलू है, ठीक है, यानी आलू है, जैसे हम ही आप सबके यहाँ बात करते हैं ना, तो किसानों के यहाँ आलू हो चुका है, आलू हो चुका है, तो अब आलू की कीमत क्या, यही 8 से 10 रुपए किलो। तो जरा सोच करके देखिए, हमने बीज खरीद कर लगाया 20 रुपए किलो और उसके बाद बिक रहा है आलू 8 रुपए किलो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के ऊपर निराशा के बादल छाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए अब कहा गया कि चलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आलू नहीं बिक रहा, आलू की कुछ प्रोडक्ट बनाइए। जैसे कहा गया आलू के चिप्स बनाना, ठीक है, आलू से ही फिंगर आदि इन सब चीजों को व्यवस्थित करना। तो इन सब चीजों के यानी आलू के जो उत्पाद बने हैं इनको बना करके अलग अलग मार्केटिंग जो है व्यवस्था तैयार की जाए। तो इसी के लिए कहा गया कि कृषि उत्पादक इसके लिए प्रोत्साहन निधि जो है संकलित की गई अर्थात तैयार की गई है, समझ सकते हैं। और देखा जाए जैसे मान लीजिए गेहूं तैयार होगा, अभी गेहूं देखा गया 27-28 रुपए 30 रुपए किलो तक बिका, लेकिन जो नवीन जब तैयार होगा तब हमारे यहाँ ये कीमत 12 रुपए 15 रुपए हो जाएगी। तो सोच सकते हैं क्या है, तो इसके लिए कहा गया कि आप गेहूं डायरेक्टली नहीं बल्कि उसके उत्पाद बना करके आप भेजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक यानी अधिकांश रूप से बेहतर
इनकम भी प्राप्त होगी, जैसे ब्रेड बना करके। अब सवाल ये फंसता है कि किसान के पास पैसा खुद ही नहीं होता, ब्रेड की कंपनी कहाँ से लगाएगी? उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? प्रोत्साहन निधि देगी। समझ पा रहे हैं? इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अन्य की बात करते हैं, अन्य में चलो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आई होगी, ठीक है, नहीं क्लास बड़ी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कहा गया है, दूसरा पॉइंट आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसके अंतर्गत किस पर ध्यान दिया गया है? सब्जी और फूल पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो बताइए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम किससे संबंधित है? आप समझ जाएंगे, कृषि एवं सहकारिता संबंध रखता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सब्जी और फूल पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये कैसे? इसमें भी वही व्यवस्था कि सब्जी मान लीजिए इस समय टमाटर है, टमाटर हमारे पास यानी जब किसान के यहाँ उगता नहीं है तब टमाटर 70 रुपए 80 रुपए किलो बिकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए स्थिति जस्ट उल्टा है, यानी किसानों के पास जब है तो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिकता है, ठीक है। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि इससे आप डायरेक्ट टमाटर मत बेचिए, टमाटर से बने हुए उत्पाद बेचिए, जैसे सॉस बना लिया गया, चटनी बना लिया गया, अन्य उत्पाद। इनके लिए समस्या होगी, हम बनाएं कैसे? तो उसके लिए वही मैंने पीछे ही सिखाया कि कौशल विकास के अंतर्गत आपके अंदर जो स्किल है उसको डेवलप किया जाएगा और उसके लिए आपको प्रोत्साहन निधि भी दी जाएगी, जिससे आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर सके। समझ पाए होंगे, उम्मीद करते बेहतर समझ में आया होगा। वही हाल फूलों के लिए है। फूलों के लिए भी जैसे मान लीजिए फूल आपने उगा लिया, फूल बहुत बेहतर बहुत सारे से हैं, तो इस प्रकार से देखा जाता है, चलो ये तो नहीं होता लेकिन फिर भी देखा जाए सस्ती हो जाती है मंडी। तो इसके लिए आप ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए। ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, सोचिएगा ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, मान लीजिए आप रायबरेली में रहते हैं, लखनऊ से ऑर्डर है, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं तत्काल। समझ सकते हैं? ऑनलाइन भेजोगे तो बताइए लेकर जो जाएगा, जो कंपनी जाएगी तो उसके जो कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना, जब व्यक्ति होगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो वही कहा गया है सब्जी और फूल पर विशेष ध्यान दिया गया है, किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत। बताइए ये बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगला देखिए, अगला है इसके अंतर्गत तीसरा जो कार्यक्रम है वह है मिलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट के अंतर्गत यानी सरकार मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न के नाम से तैयार करेगी। किसके नाम से? श्री अन्न के नाम से वैश्विक केंद्र तैयार करेगी। कौन से? मिलेट। तो मिलेट पहली बार तो इंपॉर्टेंट है। मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। मिलेट ये क्या है? तो सुनो, कहने का मतलब सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, यानी गवर्नमेंट ने, कि इस बजट में मिलेट के अंतर्गत ये है। तो पहली बात तो याद रखना कि कुछ विशेष प्रकार की फसलें हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान दिया है, जिससे कि अब कोई ना कोई अगर बढ़ावा दे तो कोई ना कोई कारण होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश का जो है पोषण स्तर सुधर सके। क्या? पोषण स्तर सुधर सके। इसका मतलब हमारे देश में कुपोषणता है, जी हाँ कुपोषणता है, इसको दूर किया जा सके, खाद्यान्न में सुरक्षा व्यवस्थित हो सके, ठीक है, और किसान कल्याण हो सके। तो ये क्या है? किसान कल्याण कैसे होगा? तो समझिए, जैसे कहा गया आप धान उगा लेते हैं, तो धान उगा लेते हैं तो एक ही क्षेत्र में बहुत सारे से केवल धान ही धान उगता है, तो वही हाल है, सबसे निम्नतम श्रेणी में आ जाता है धान, और कीमत समझ सकते हैं क्या हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप धान उगाइए, अन्य साथ साथ फसलें भी उगाइए, जिससे जैसे धान के ही साथ साथ मान लीजिए सावा पैदा किया जाता है। सावा के आप बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे। तो सावा है, सावा कोई तैयार करता है नहीं, लेकिन सावा अगर तैयार करके बेचा जाएगा मार्केट में तो क्या होगा अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय जैसे तिल्ली एक नाम होता है, तिल्ली जो है, तिल्ली को देखा होगा कभी ये डेलवा से यानी पूरी तरह से क्या विनिमय प्रणाली के आधार पर बदल लिया जाता था। इस बार तिल्ली की रेट आप समझ सकते हैं, आप चौंक जाएंगे, ठीक है, 200 रुपए किलो बताओ की है, ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि इसके लिए किसान उत्पादन इनका करेंगे जो समाप्त तो होता जा रहा है, जिससे किसानों को एक अच्छी रकम मिल सकेगी। तो और देश में इन सब का इतना ज्यादा महत्व है कि इनसे पोषण स्तर, जैसे आप सोचिए हम आप सभी
कीटनाशक और दवाओं से निर्मित अनाज खाते हैं, धान है, गेहूं है, इस सब प्रकार समझ सकते हैं किस प्रकार समस्याएं आती हैं। पहले के लोग क्या होते थे, कहते हैं मजबूत है, क्यों? क्योंकि वो जोंधरी की रोटली खाते थे, ठीक, सांवा का चावल खाते थे, उड़द की दाल खाते थे, इस सब चीजें बातें थी। तो उन्हीं की ओर, उन्हीं अनाजों की ओर हम फिर लौट चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, देखिए कौन कौन से। तो जो अनाज है, उन्हीं अनाजों का नाम इतने, इनको उन्नत जो है उनकी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मान से एक नाम दिया गया है, श्री अन्न। श्री अन्न, क्या? श्री अन्न। तो इंपॉर्टेंट है, श्री अन्न के अंतर्गत कौन से अनाज शामिल नहीं है या कौन कौन से हैं? तो श्री अन्न के अंतर्गत ज्वार को रखा गया है, रागी रखा गया है, बाजरा है, कुटकी है और सांवा। समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या श्री अन्न के अंतर्गत धान गेहूं शामिल है? नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा? ज्वार, रागी जो दक्षिण भारत की मुख्य फसल है, बाजरा उत्तर प्रदेश में आगरा, आगरा मथुरा की मुख्य फसल है, इसको मैं नहीं जानता। सामा, सामा क्या है? सामा भी आप जानते हैं फसल है। इन सबसे बहुत ही ज्यादा इसमें पोषक स्तर होता है, जिससे पोषक, ये पोषक से भरे हुए तत्व पूरी तरह से हैं। यानी अनाज, इनको, इनका जो है उत्पादन करने से गवर्नमेंट को क्या होगा? तो देखिए, इसके उत्पादन से देश में ये बिकेंगे, और जब बिकेंगे तो इनकी मांग अधिक होगी। और कैसा लिखा है? वैश्विक स्तर पर। ठीक है, वैश्विक स्तर तक भी। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक रेट प्राप्त हो सकेगा और किसानों की इनकम बढ़ सकेगी। समझ सकते हैं, और देश का पोषण स्तर भी सुधर सकेगा। ये हो गया। इन सब चीजों के चलते इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण भी तैयार किया गया है। क्या? 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण तैयार किया गया है। ध्यान रखना कि इस बार बजट में 20 कितने का जो है कृषि ऋण के लिए बजट तैयार किया गया है? तो 20 लाख करोड़ रुपए का, यानी कृषि के क्षेत्र में आप ऋण ले सकते हो। कितने? 20 लाख करोड़ रुपए का। तो आप ही नहीं, ये गवर्नमेंट ने अपना फंड रिलीज किया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो सुनो, आप फसल के लिए ऋण ले सकते हैं, पशुपालन के लिए ऋण ले सकते हैं, डेयरी उद्योग के लिए ले सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए ले सकते हैं। आपसे फिर सवाल इंपॉर्टेंट बना, बताइए कृषि क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल शामिल है, जो जानते ही हैं। पशुपालन भी फसल में ही शामिल होते, यानी एग्रीकल्चर में। ठीक है, और डेयरी उद्योग भी इसी में होता है, मत्स्य पालन भी, ये भी एग्रीकल्चर में ही शामिल है। तो इन सब के लिए कितना फसल जो है, कितना फंड रिलीज किया गया है? ध्यान रखेंगे, ये है 20 लाख करोड़ रुपए। समझ जाएंगे। मिलेट क्या है? तो मिलेट के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल है? ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा। समझ सकते हैं। इससे पोषण स्तर, खाद्य सुरक्षा और यानी खाद्य संकट भी दूर हो सकेगा। और ये किसान कल्याण, यानी किसानों का कल्याण, यानी अधिकांश रूप से अन्न का, इसके मतलब कि अधिकांश रूप से आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे। ठीक है, इनको मुख्य रूप से क्या कहा गया? श्री अन्न। क्या कहा गया? श्री अन्न। तो समझ जाएंगे श्री अन्न में कौन कौन से अनाज शामिल है। ठीक है, मिलेट क्या है इसकी बात हम अभी बाद में और अलग से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ शब्दावलियां बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे विकास का पूरा नाम है मिलेट, इन पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत है? आत्मनिर्भर बागवानी, स्वच्छ पौधरोपण, इनके अंतर्गत ये सब चीजें क्या क्या है? सब्जी और फूल मुख्य रूप से हैं। ठीक है, इतनी उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आई होगी। ये है एग्रीकल्चर की बात। किसकी बात? तो सोचिए, समावेशी विकास के अंतर्गत एग्रीकल्चर ही इतना महत्वपूर्ण पड़ा है ना। अब हेल्थ और एजुकेशन, इन पर हम बात कर लेते हैं बहुत छोटे शब्दों में। चलिए देखते हैं, समावेशी विकास के अंतर्गत एग्रीकल्चर के बाद अब देखते हैं हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य, एजुकेशन यानी शिक्षा, और इन दोनों के लिए एक जो है कौशल विकास। इन तीनों को समग्र रूप से देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट हेल्थ के लिए कहा गया है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। आईएमपी सवाल है, क्योंकि सवाल आएगा तो आपको पता भी नहीं लग पाएगा कहाँ से आया है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया मिशन
2047। समझ सकते हैं ये सिकल सेल क्या होता है? तो सिकल सेल का मतलब होता है, पहली बात तो बताओ एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया का मतलब है रक्त अल्पता। एनीमिया जिसके होता है इसमें रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी होती है। आपको कमेंट करके बताना होगा रक्त अल्पता हो जाती है वो तो ठीक है, लेकिन विटामिन के की क्या भूमिका है? ठीक है, ये सिकल सेल के अंतर्गत इसमें कहा गया जो हमारे देश के जो है ट्राइबल एरिया अर्थात जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों में ये व्यवस्था होती है कि आरबीसी आरबीसी यानी जनजातीय क्षेत्र जो हमारे जनजातीय लोग पाए जाते हैं इनमें क्या होता है आरबीसी आरबीसी जो है एक प्रकार से देखा जाए ये हाशियाकार यानी इस प्रकार से ये नुमा बन जाती है, इस प्रकार से ये बन जाती है। तो क्योंकि आरबीसी गोल होती है जानते हैं, यही अगर कट करके इस प्रकार से बन जाएगी समझ सकते हैं ये इसका ये समाप्त हो रही है, तो समाप्त हो रही है अर्थात हंसियाकार हो जाती है और आरबीसी की लगातार मृत्यु होती रहती है। और जब ये लगातार मृत्यु होती रहती है इसका मतलब आरबीसी कमी होती जा रही है। जब आरबीसी कमी होती जाती है जाहिर सी बात है तो जनजातीय लोग रहते हैं उनमें इसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से इनको मौत का सामना करना पड़ता है। इसको उन्मूलन के लिए लगातार कोशिश करना हो है जिसका लक्ष्य है 2047 तक इसे हम समाप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यह सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे जनजातीय लोग रहते हैं इनमें से आरबीसी की जो मृत्यु होती है कमी के कारण यानी ब्लड की कमी होती है इसकी वजह से आप समझ सकते हैं इनकी अधिकांश रूप से मौत हो जाती है। इसको हमें समाप्त करना है 2047 तक, समझ जाएंगे ना, यानी इस समस्या को समाप्त करना है, यही है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी हर जिलों में हमारे देश में जो शिक्षक हैं इनको नवाचार यानी तकनीकी रूप से विकसित करने के लिए, जैसे मान कर चलिए कुछ समय के पहले जैसे आज के समय के 20-25 साल पहले जो भर्ती हुए जो लोग हैं शिक्षक बने हैं देखा जाए तो डिजिटलीकृत रूप से मुख्य रूप से ज्यादा विचारधाराओं में भी नहीं विकसित हो पाए हैं। जैसे यही बोर्ड अगर मान लीजिए डिजिटल है तो आप समझ सकते हैं चलाने कहा जाए तो इसमें नहीं अध्यापन कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए नवाचार का मतलब वैज्ञानिकीकरण और तकनीकी इन सब का विकास किया जा सके, इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों व किशोरों के हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। किसकी? बच्चों और किशोरों के लिए, यानी जो लगभग 25 वर्ष तक के लोग होते हैं इन सबके लिए पढ़ाई करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। जैसे आप पहले जानते हैं पहले पुस्तकालय होते थे गवर्नमेंटेड, है ना, पढ़ाई करने जिनको लाइब्रेरी कहते हैं, उसी तरह से अब डिजिटलीकृत किया जाएगा। उम्मीद करते हैं समावेशी विकास आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। समावेशी विकास में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और कौशल ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये हमारे बजट की पहली प्राथमिकता समाप्त रही। अब पढ़ेंगे प्राथमिकता नंबर 2। कुल मिला के 7 प्राथमिकताएं हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका काफी हद तक इतिहास, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ इसमें से ऐड होकर के आपको व्यवस्थित रूप से ज्ञान मिल जाएगा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एक वर्ष के लिए जो परीक्षाएं हैं इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, क्लास कैसी रही आप अपनी अभिपुष्टि जरूर देंगे और सेशन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं। धन्यवाद।